अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 31 है। चैप्टर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं जी आई कैप की बुक का। और इसमें हमने कल डिस्कस किया है कि डैमेजेस वगैरह क्या होते हैं। आज पेनल्टी को थोड़ा डिस्कस करना, साथ ही फिर इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अच्छा पहले रिवाइज क्विकली कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा। हमने कहा कि जी जब आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं, वायलेशन करते हैं, नॉन कंप्लायंस करते हैं, तो एग्रीव्ड पार्टी जो है उसको कोई ना कोई कंपनसेशन तो जाहिर है मिलनी चाहिए उसे। ठीक है जी। तो हमने कहा वो जो कंपनसेशन है या जो उसका नुकसान की तलाफी है वो डिफरेंट वेज में हो सकती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो चलती है चीज़, जो सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर रेलेवेंट है, कानून भी जिसको करता है, वो डैमेजेस होते हैं। डैमेजेस से मुराद क्या है कि भाई आपका असल में जो नुकसान हुआ है ना भाई, वो हम पे कर देते हैं। ठीक है जी। अब डैमेजेस में फिर दो तरह के डैमेजेस आ जाते हैं। एक है कि आपके ऑर्डिनरी डैमेजेस और एक होते हैं स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस से मुराद है कि आपका वो नुकसान जो नेचुरली अराइज हुआ है। इसको जरा समझना है, नेचुरल अराइज होने से क्या मुराद है। नेचुरल अराइज होने से मुराद है कि यार अगर एक बंदे ने परफॉर्म नहीं किया तो उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से कम एक नुकसान तो ये होना ही होना था ना, कि आपको वो चीज़ मार्केट से लेनी पड़ी, या अगर मैं मार्केट में कहूँ कि वो मिल ही नहीं रही थी तो ये भी एक नुकसान हो गया। बात आ रही है समझ। ये तो नेचुरली एक होना ही होना था कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है जी, तो मुझे एक नुकसान ये होना है कि मुझे वो चीज़ या तो मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। और ये ऑर्डिनरी डैमेजेस आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, मतलब ये गुड्स वगैरह में आमतौर पे ये किए जाते हैं कि भाई अगर आप पे नहीं करेंगे तो सॉरी, आप मुझे प्रोवाइड नहीं करेंगे चीज़, तो मुझे मार्केट से लेनी पड़ेगी। मार्केट के अंदर हो सकता है वो चीज़ महंगी हो उस टाइम पे, तो मुझे जो भी नुकसान है वो करना पड़ेगा। और लेकिन अगर मार्केट में वो चीज़ सस्ती हुई, ये भी ज़रा पॉइंट नोट कर लें, अगर बाद में मार्केट में चीज़ वो सस्ती होगी लेकिन आपको प्रोवाइड नहीं की गई थी चीज़, ज़रा समझे। आप एक फॉर एग्जांपल कोई चीज़ सेल करें, लैपटॉप की बात ही कर रहे थे कल भी हमने की। आप एक लैपटॉप सेल कर रहे हैं जी, मुझे 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख रुपया है, आपने डिलीवर नहीं किया, मैं मार्केट में गया, मुझे 90,000 रुपये का मिल गया, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपसे ऑर्डिनरी डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सिंपल होता है, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो भाई मेरा तो हुआ ही नहीं नुकसान। अच्छा, क्या आप कह सकते हैं कि जी तुम्हें तो वो 90,000 का और अब मुझे नुकसान हो रहा है? नहीं भाई, आपने तो डिलीवर ही नहीं की ना चीज़, आपने तो डिलीवर ही नहीं की। यू आर अ डिफॉल्टिंग पार्टी, यू आर डिफेंडिंग पार्टी, डिफेंडेड जिसे कहते हैं। आप तो अपने आप को केस को डिफेंड कर रहे हैं, आप नहीं क्लेम कर सकते। क्लेम जो होती है वो एग्रीव्ड पार्टी ने करना होता है। हाँ, आप इस तरह से क्लेम कर सकते थे कि भाई आपने 1 लाख रुपए का मुझे लैपटॉप बेचना था, मैंने खरीदा ही नहीं आपसे, आप लेकर आए, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और मार्केट के अंदर हो गया 90,000 का। अब आप कहोगे भाईजान मैंने तुम्हें 1 लाख का बेचना था, अब मैं मार्केट में बेच पा रहा हूं उसको 90,000 रुपए का, 10,000 तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ, वो जरा मुझे पे करो। आ रही है बात समझ? ठीक है, ये ऑर्डिनरी डैमेजेस है। अच्छा, फिर स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस क्या है कि भाई अगर किसी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे कोई असर पड़ रहा हो और दोनों पार्टीज को पता हो पहले कि अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो एक ये तो नुकसान होना ही होना है, इसका, इसको मार्केट से लेनी पड़ेगी जितने की भी है, इसका कोई और भी नुकसान हो जाएगा, इसका, इसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, इसके रिजल्ट्स की वजह से किसी और चीज में भी नुकसान हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, इसको लेकिन ये पार्टीज को पता होना लाजमी है, पता होना लाजमी है। मिसाल तौर पर मैंने आपको कहा कि यार आप मुझे 1 लाख रुपए का लैपटॉप बेचोगे, तब मैंने 1,20,000 रुपए का आगे बेचना है ये वाला लैपटॉप। अब आपने मुझे लैपटॉप नहीं बेचा, मुझे लेना पड़ गया मार्केट से। एक तो वो जो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क है, एक तो वो मैं आपसे लूंगा। सेकेंडली मैं कहूंगा कि भाईजान मेरा 20,000 रुपए का आगे से प्रॉफिट भी होना था, वो भी आपकी वजह से नहीं हुआ, दैट इज स्पेशल डैमेजेस, वो भी आप पे करें। लेकिन ये कब? जब पार्टीज को पता हो कि ये चीज है। अगर नहीं पता फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, फिर हमने एक बात की कि इनडायरेक्ट और रिमोट लॉसेस या डैमेजेस हैं वो नहीं आप क्लेम कर सकते। इसका मतलब ये है कि भाई अगर एक चीज है वो इमीडिएटली उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं हो रही, या लेट से आपको नुकसान तो हो गया एक नए कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब मुझे 20,000 का प्रॉफिट नहीं मिल रहा आगे से, लेकिन मैंने आपको बताया ही नहीं हुआ था कि मैंने आगे बेचना है, तो दैट इज रिमोट लॉस। मैंने आपको नहीं बताया, बताया होता तो स्पेशल डैमेज में क्लेम कर सकता, नहीं बताया तो वही नहीं कर सकता। या मैं आपको कहूं कि यार आपकी वजह से मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको बताया हुआ है 1,20,000 वाला, वो नहीं हुआ, यार चलो आप मुझे दें, लेकिन इसकी क्योंकि वो नहीं हुआ तो उसकी वजह से एक और नहीं हुआ, तो ये इस तरह नहीं आप कर सकते। आपने बस एक जो बताया हुआ है उसकी बेस पर आप ले लो स्पेशल डैमेजेस के अंडर, ठीक है, लेकिन आप रिमोट लॉसेस नहीं ले सकते। अच्छा, फिर उस वो कहता है कि जी आप जो एग्रीव्ड पार्टी है
उसने मैक्सिमम कोशिश करनी है डैमेजेस को कम से कम करने की। ये नहीं कि उसको रगड़ा लगा दो आप डिफॉल्टिंग पार्टी को कि भाई, क्योंकि हमें पता है कि सिविल लॉज में रगड़ा लगाना पर्पस है ही नहीं। पर्पस है कि आपने एक विनिंग सिचुएशन क्रिएट करनी है फॉर ईच पार्टी। उसने डिफॉल्ट कर दिया, उसने कौन सा कत्ल कर दिया बेचारे ने, कॉन्ट्रैक्ट था, हो जाता ब्रेक किसी भी वजह से, ठीक है, तो आप उसको बेशक उसको कंपनसेशन उससे लें, उससे नुकसान भरवाएं, उसका नुकसान करें ना मजीद, ठीक है। ये आप समझ लें कि चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना नुकसान भरवाना है, उसका मजीद नुकसान नहीं करना। तो लेट्स से हम कहें कि 1 लाख रुपए का लैपटॉप था, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसने नहीं दिया, मार्केट से 1 20 का मिल रहा था, आप चिल बैठे रहे, आपने कहा यार कोई नहीं, उसी ने देने पैसे, बाद में ले लेंगे। अब वो 2 लाख का हो गया, आपने 2 लाख का लिया, जाके फिर उस गरीब से 1 लाख रुपए आप डैमेजेस मांगने लगे, वो कभी भी नहीं देगा। कानून कहेगा कि भाई ब्रीच डेट क्या थी, फलान डेट थी, उस डेट पे क्या प्राइस है सर, ये प्राइस थी, तो कानून कहेगा भाईजान आपने करना था ना उस डेट पे, डिफॉल्ट उसने किया, उसने ब्रीच डेट को किया है, सही है, उस डेट पे किया, उसके बाद तो आपकी जिम्मेदारी थी, फिर आप अपने तौर पे जो भी करना था करते, कि आपने कोशिश की है। हाँ, अगर तो आपको ना कि मिली ही नहीं ये चीज़ें, वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है, लेकिन आपने क्या कोशिश की है। तो भाई ये कुछ चीज़ें थी। आज है जी हमारी पेनल्टी। पेनल्टी, कई लोग इसको प्लेंटी भी, पता नहीं, प्लेंट इस तरह भी बोल रहे थे, ऑब्वियसली गलती है। पेनल्टी का मतलब क्या है जी, ये भी वही है, एक काइंड ऑफ कंपनसेशन है, लेकिन इसका थोड़ा मकसद समझ लें। इसका मकसद भाई क्या है, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, मतलब बहुत बड़ी इन सेंस के कोई फिगर नहीं है कि हमेशा 5 करोड़ ही होगी, हमेशा 50 लाख ही होगी, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए इन दैट गिवन सिचुएशन, एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से मतलब समझ नहीं, लॉजिक नहीं बन रहा होता यार, इतनी ज्यादा क्यों रखी है, क्योंकि इसका पर्पस डैमेजेस क्लेम करना नहीं है, नुकसान भरवाना है। इसका मकसद होता है अगले बंदे पे जोर देना है कि भाई तुमने परफॉर्म करना है, इतनी बड़ी अमाउंट है तुम्हें देनी पड़ेगी, अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो आप समझो उसको मतलब है कि फोर्स करने के लिए, पॉजिटिव फोर्स है, मतलब ये कोई वो कॉरिजन थोड़ी है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँगी 5 लाख रुपए का आपने मुझे फर्नीचर सेल करना है, लेकिन भाई इतना ज़रूरी है, अगर आप नहीं सेल करेंगे मैं 10 लाख रुपया पेनल्टी लूंगा आपसे। अब आप कहोगे यार ये क्या बात है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलना मुझे 5 लाख है, ना करने में मुझे 10 लाख देना पड़ जाना। दिस इज पेनल्टी, ठीक है। पेनल्टी का मकसद ये नहीं है मेरा नुकसान है ना 10 लाख रुपए का अगर आप मुझे नहीं बेचोगे, नुकसान तो वही ऑर्डिनरी स्पेशल डैमेजेस के मुताबिक होगा। ये सिर्फ इसलिए कि ताकि आप परफॉर्म करें, ताकि आप सीरियस लें इस चीज़ को, बात आ रही समझ, दैट इज पेनल्टी। अच्छा, अब बात दूसरी है कि भाई पेनल्टी की जो अमाउंट लिखी गई होगी कॉन्ट्रैक्ट में या ओरली इम्प्लाइडली आपकी तय हो चुकी है, क्या वो सारी की सारी हमेशा पे करनी है। मतलब यही बात कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट है 5 लाख रुपए की फर्नीचर का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया, दोनों एग्री हो गए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओरल रिटर्न इम्प्लाइड वट कि भाई 10 लाख रुपया पेनल्टी पे करेंगे अगर आपने ना किया तो, और दोनों पार्टी से एग्रीड है। अब एग्रीड है तो फिर इसमें कोई, ये हमने कोई ऐसी शिक तो नहीं ना लिखी, हम याद है हमने पढ़ी थी इंस्टेड ऑफ ट्रेड, इंस्टेड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वगैरह, इस उसमें से कुछ भी नहीं है, ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। कानून कहता है मुझे कोई मसला नहीं है पेनल्टी आप लिखें, पेनल्टी की शिक डालें उसमें कॉन्ट्रैक्ट में, अच्छी बात डालनी चाहिए। अब बात यह है कि भाई आपने डाल दी पेनल्टी की शिक के 10 लाख रुपया पे करेंगे, तो अगर लेट से वो बंदा फर्नीचर नहीं प्रोवाइड करता, तो क्या आप 10 लाख ही वो पे करेगा, ये क्वेश्चन है, दैट इज अ क्वेश्चन। क्या वो 10 लाख ही पे करेगा, तो भाई इसका जवाब है नो। 10 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी दैट कैन बी पेड, मैक्सिमम। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम आप इतने निकलवा सकते हो, इससे कम भी हो सकते हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा, ऑब्वियसली एग्रीड पार्टी तो उसको जाके निकाल भाई 10 लाख रुपए, वो कहेगा नहीं भाई मैं निकालता 10 लाख रुपए, जाओ कोर्ट में मिलते हैं, ठीक है, कोर्ट डिसाइड करेगी, अदालत के अंदर ही बात जाएगी। अब अदालत की मर्जी है, चाहे वो 1 लाख रुपया निकलवा दे, चाहे 50,000, चाहे 2 लाख, चाहे पूरा का पूरा 10 लाख रुपया, वॉट एवर, ठीक है जी, अदालत निकलवा सकती है। और ऑब्वियसली अदालत मोस्ट ऑफ द केसेस में मैक्सिमम अमाउंट की तरफ नहीं जाती होती, ठीक है, क्योंकि उससे पता है कि मैक्सिमम अमाउंट थी, ये इलॉजिकल, मतलब अगर देखा जाए तो लॉजिक नहीं ना बन रहा कि भाई 5 लाख का नुकसान हुआ है, वो भी नुकसान कैसे हुआ है, तुम्हें फर्नीचर भी तो मिल रहा था, अब तुम मार्केट से जा खरीदोगे, लेट से 6 लाख का मिल जाएगा, मैक्सिमम 1 लाख रुपए का, इतना नुकसान हुआ होना है। तो कानून फिर कहते हैं डैमेजेस कर लो ना क्लेम, ठीक है, पेनल्टी अच्छी बात है लगाएं आप, मुझे मसला कोई नहीं है, लेकिन फिर अदालत कहती है कि भाई मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है, कि कितनी आपको पेनल्टी मिलनी चाहिए। तो आप ये समझ लें कि डैमेजेस में सिंपल सा हिसाब है कि आपने प्लस माइनस करके बता दिया। पेनल्टी के अंदर अदालत
फैसला करेगी कि कितनी होनी है। और जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है या जो ओरली में डिसाइड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर पार्टी। सही है, वो मैक्सिमम अमाउंट है भाई, मैक्सिमम अमाउंट है, ये याद रखनी है बात ये वाली, ठीक है। आ रहे हैं जरा इधर बेसिक रूल, बुनियादी रूल क्या है पेनल्टी का। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में स्टिपुलेट, स्टिपुलेट मतलब एग्री कर सकते हैं, आप उसमें कंडीशन लगा सकते हैं, एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन दैट ऑन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय आइदर ऑफ देम अ सर्टेन स्पेसिफाइड सम विल बी पेएबल एज डैमेजेस। कहते हैं उन्होंने फिक्स कर लिया एक चीज कि भाई इतने डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। अब अगर फिक्स कर ली जाए इस तरह की चीज तो भाई उसको वो कहता है कि वो पेनल्टी भी हो सकती है, पेनल्टी नहीं भी हो सकती है। अब पेनल्टी कब होगी, ये वाली अमाउंट देखते हैं। उसने कहा सम इज बाय वे ऑफ पेनल्टी व्हेन इट इज एक्स्ट्रावेगेंट एंड डिस्प्रोपोर्शनेट टू द डैमेज लाइकली टू अक्रू एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच। हाँ, उसने कहा कि ये जो सम है, जो अमाउंट लेनी है आपने, जो फिक्स की हुई है, इसको पेनल्टी कब कहेंगे, पेनल्टी तब कहेंगे जब ये अमाउंट इतनी बड़ी है कि कोई समझ नहीं आ रही कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट तो छोटा था, ये इतनी बड़ी अमाउंट की क्यों पेनल्टी लग गई है, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेट है, एक्स्ट्रावेगेंट है, भाई बहुत ज्यादा अमाउंट आपने कर दी है, इसमें मसला कोई नहीं है, अगेन मसला कोई भी नहीं है। अब हमने एक बार वो जैसे कंसिडरेशन में की थी कि कंसिडरेशन का होना लाजमी है, एडिक्वेट होना लाजमी नहीं है भाई, ठीक है। आप एक 50 करोड़ की चीज 5 रुपए में बेच दो अगले बंदे को, कोई मसला नहीं है, अगर उसमें आपकी फ्री कंसेंट है तो कोई इशू नहीं है। यहां पर भी वो कहता है कि आपके 5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप 50 लाख रुपए की पेनल्टी डाल दो, कोई मसला नहीं, अगर पार्टीज एग्रीड है। हमने कहीं पे भी नहीं ऐसा पढ़ा कि आप पेनल्टी नहीं डाल सकते, पार्टी एग्रीड है तो फ्री कंसेंट मतलब वो तो ऑब्वियसली चीजें हर जगह पे हैं। तो कहता है कि भाई इसको मैं पेनल्टी कहूंगा। अब आगे बात, द कोर्ट विल अवॉर्ड, अवॉर्ड का मतलब फैसला करना, द कोर्ट विल अवॉर्ड टू द पार्टी एग्रीड ओनली रीजनेबल कंपनसेशन, रीजनेबल कंपनसेशन जो उसको लगती है, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट नेम्ड और पेनल्टी स्टिपुलेटेड। हाँ, वो कहता है कि अदालत अपनी मर्जी से उस अमाउंट तक, उससे ज्यादा नहीं, इसका मतलब वो जो अमाउंट आपने एग्री आपस में की हुई है, स्टिपुलेट की हुई है, दैट इज दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी, उससे ऊपर अदालत नहीं अवॉर्ड कर सकती, उससे नीचे अदालत को जो भी रीजनेबल अमाउंट लगती है वो कर सकती है। भाई इतने पैसे दो, देयरफॉर द अमाउंट फिक्स्ड अप एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज द पेनल्टी फॉर और नॉट डिटरमिन ओनली द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लाइबिलिटी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अगर आपने को फिक्स कर लिया ना अमाउंट, ठीक है, अगर कोई अमाउंट फिक्स कर लिया कि ना करने पे ये देना पड़ेगा, चाहे वो पेनल्टी है चाहे नहीं, मतलब पेनल्टी तब होगी अगर वो अमाउंट बहुत ज्यादा है। मिसाल तौर पे 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कहा नहीं करोगे तो 10 लाख देना, 15 लाख रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी तरफ 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो भाई आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा। या आपने मुझे कर्जा दिया हुआ, अभी नीचे पढ़ भी लेते हैं इंटरेस्ट वाला, ठीक है, कि अगर आपने टाइमली पे नहीं किया तो मिसाल तौर पर अभी 15% इंटरेस्ट है, वो 16% हो जाएगा आपका, ये इतनी की अमाउंट है, ये भी पेनल्टी भी हो सकती थी, लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड है ना। अच्छा, दूसरी तरफ आपने कहा 15% है, नहीं देंगे तो 25% हो जाएगा, अब ये काफी ज्यादा है तो ये पेनल्टी भी है। उसने कहा कि भाई जो भी आपने फिक्स कर दिया ना अमाउंट या रेट या जो भी चीज, वो चाहे पेनल्टी है, पेनल्टी कब होगी वो वाली, जब बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा प्रोपोर्शन कोई नहीं बन रहा, और इसके अलावा थोड़ी भी हो सकती है। उसने कहा जो भी है वॉट एवर द केसेस, ये मैक्सिमम अमाउंट होगी जो आपको मिल सकती है, लेकिन अदालत फैसला करेगी। कहने का पर्पज ये है कि भाई एक चीज होगी जो नेचुरली आपको नुकसान पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेशल ऑर्डिनरी डैमेजेस, फिर वो है कि जो आपने पार्टीज ने बताया हुए वो स्पेशल डैमेजेस है। इसके अलावा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपस में कोई एग्री कर दी है अमाउंट, और वो दो तरह की अमाउंट्स हो सकती हैं, एक हो सकता है सिंपल डैमेज, सही है, और एक होती है पेनल्टी। पेनल्टी कब होगी, जब वो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है, फिर पेनल्टी है कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले में, लेकिन थोड़ी है तो फिर वो पेनल्टी नहीं है। वो कहता है चाहे वो पेनल्टी थी चाहे वो पेनल्टी नहीं थी, वो जो भी थी ना, वो मैक्सिमम अमाउंट है जो आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन वो आपको जरूरी नहीं है कि सारी मिले, कोर्ट डिसाइड करेगी कि रीजनेबल अमाउंट के मिलनी। बात आई समझ। एक नीचे पढ़ लें, इंक्रीज इंटरेस्ट एज पेनल्टी। उसने कहा स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट में बी अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। उसने कहा कि एक पेनल्टी लगाने का ये भी तरीकाकार हो सकता है कि बैंक ने आपको कहा कि भैया आप देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, मेंशन्ड है कि सर अगर आपने पेमेंट में डिफॉल्ट किया ना तो 15% इंटरेस्ट नहीं लेंगे हम, 25% लेंगे, 30% लेंगे, या फौरन की फौरन आपने ये सारे पैसे भी वापस करने हैं। ये वैसे पेनल्टी नहीं होती, ठीक है। अगली बात समझे, वो सुने, ये भी कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाएगी कि भाई अगर आपको बैंक कहता है कि अगर आपने पेमेंट ना की हमें किसी इंस्टॉलमेंट की, तो फौरन के फौरन सारे के सारे पेएबल हो जाएंगे, हम आपके चीजें उठा लेंगे आके, ठीक है। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, दिस इज नॉट पेनल्टी, ये तो असल अमाउंट ही वो वापस लेने आ रहा है ना। बात आ रही समय, बैंक ने आपको दिया है 50 लाख रुपए का कर्जा, उसने कहा कि सर आपने हर साल 10 लाख रुपए की किस्त देनी है, अगर आपने हमें किसी टाइम पे किस्त ना दी तो ये सारे का सारा
इमीडिएटली पेबल हो जाएगा, करंट लायबिलिटी हो जाएगी और हम फौरन ही आ जाएंगे। जो भी आपने हमें सिक्योरिटी रखवाई हुई है, अगर रखवाई है तो वो हम उठा के ले जाएंगे, वरना हम आप पे केस कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में है ये बात और आपने एग्री किया हुआ है, दैट इज नॉट पेनल्टी। वो तो असल अमाउंट लेने आ रहे हैं अपने, पेनल्टी कहाँ से आ गई इसमें, बात आई समझ। लेकिन अगर वो कहता है कि भाई आप पेमेंट नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट रेट इतना था, इतना ज्यादा लगा देंगे, तो वो पेनल्टी हो सकती है अगर बहुत ज्यादा। तो आइए बात समझ। अच्छा जी, अब एग्जांपल देखें। असलान अंडर अ सेल ऑफ गुडविल अरेंजमेंट, पता है ना सेल ऑफ गुडविल अरेंजमेंट क्या होती है, कि अपना बिजनेस बेच दिया किसी बंदे को, ठीक है। वो जो हमने पढ़ा था कि इन स्टेट ऑफ ट्रेड बिजनेसेस जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, वो गलत है। लेकिन ये उसकी एक्सेप्शन थी, एक 3 एक्सेप्शन थी, आप लोगों से पेपर में पूछी थी, और उस उधर एम्प्लॉय वाली आई थी, आधे लोग तो सोए हुए थे, उसमें पता नहीं गुडविल वाली बातें क्यों डाली जा रहे थे, मुझे नहीं समझ आई उसकी। तो भाई 3 एग्जांपल थी उसकी। इन स्टेट ऑफ ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है, सही है। लेकिन 3 एक्सेप्शन है जहां पे वॉइड नहीं होते। एक सेल ऑफ गुडविल, अब अपना बिजनेस किसी बंदे को बेच दो, ठीक है, तो भाई जिसने खरीदा है वो बेचने वाले को कहेगा ना, सर ये कोई रीजनेबल विसिनिटी में, इस इलाके में आपने काम नहीं करना, वरना फायदा क्या हुआ आपका नाम खरीदने का, ठीक है। सेकंड, आपके जो पार्टनरशिप बिजनेस है, उसके जो आपके पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग जो अभी हैं या जो जा रहे हैं, उनको भी आप रोक सकते हो कि आपने सिमिलर काम नहीं करना इतने टाइम के लिए इतनी जगह पे, बिल्कुल कर सकते हो। आपका जो एम्प्लॉई है जिसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसको भी आप रोक सकते हैं, क्योंकि जाहिर है उसको आपके सारे सीक्रेट्स का पता है, वो हो सकता है बता दे अगली जगह पे जाके। 3 एक्सेप्शंस थी, खैर वो तो उधर की बात है। अब आ जाए असलान अंडर अ सेल ऑफ गुडविल अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद बुरहान दैट इफ असलान प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन विद इन पेशावर, ठीक है, इसी तरह की वो आती ना बातें। क्योंकि देखें, अब वैसे ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, टाइम बस थोड़ा सा मिल जाए, एक बड़ी यूनिक सी चीज़ मैंने सोची है, इंशाल्लाह कमिट ना करूँ वैसे मैं, है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जानी IS 37 के मुताबिक। तो लेकिन चलो, मैं आई लव चैलेंजेस, तो आप मुझे पुश करना अगर कुछ दिनों में ना ये चीज़ हो, अगर लीव्स आ रही हैं। अच्छा, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक ना आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा आपके सिलेबस के मुताबिक, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट मैं क्लॉजेस डालूंगा, कुछ वैलिड होंगी, कुछ वॉइड होंगी, और आपके सामने वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसमें से आप कमेंट इसके ऊपर अपना दें, ठीक है, कौन कौन से वैलिड हैं, कौन कौन से वॉइड हैं, ठीक है, और ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, ठीक है। ये तो मैं कोशिश करूंगा उसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो सिलेबस की है ना वो मैं कवर करूं। तो एक आप उसे कह लें कि एक प्रैक्टिकल आप एस्पेक्ट चीज़ का देख सकते हैं कि यार कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए फिर हमें किस एंगल से चीज़ें देखनी पड़ेंगी, थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक चीज़ों में मसाइल ला सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं टाइम निकले इंशाल्लाह मेरा, तो मैं करूँ, तो मेरे ख्याल में वो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। अब ये देखें ना, ये मैं इसलिए अभी बताया आपको कि देखें यहाँ पे उसने सर्जन वगैरह वाली बात की। जब देखें कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके अंदर ये सिर्फ वो चैप्टर 9 में से थोड़ी बनना है, मतलब अगर असल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें चैप्टर 6 में थोड़ी बनना है भाई, सारे के सारे कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट के ही ना, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं से सारी बातें लग रही होती हैं, तो हर चीज़ के ऊपर ये अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखें जरा, उसने कहा कि भाई आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे पेशावर में, ही विल पे बुरहान 5 मिलियन। उसने कहा कि भैया 5 मिलियन रुपीस देंगे। अब देखें 5 मिलियन, वैसे तो इन्होंने बड़ी वेग सी ये एग्जांपल दी है, हो सकता है कि गुडविल सेल की हो कोई 50 करोड़ रुपए, अब उसमें 5 मिलियन है, वो तो मेरा नहीं ख्याल में पेनल्टी है, कोई इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं है। लेकिन बात ये है, चाहे पेनल्टी है चाहे नहीं है, फिक्स कर दी गई ना अमाउंट, फिक्स कर दी गई है, वो कुदरत के निज़ाम पे नहीं छोड़ी कि भाई जो भी हो गया नेचुरल या ऑर्डनरी या स्पेशल डैमेजेस वगैरह बाद में देख लेंगे, नहीं नहीं, उन्होंने फिक्स कर दिया। और भाई जब फिक्स कर दिया वो हमने इसलिए बात के ऊपर ताकीद किया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर फिक्स कर दी जाए चीज़, चाहे वो पेनल्टी की सूरत में चाहे अदर देन पेनल्टी, वो मैक्सिमम अमाउंट हो सकती है जो आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हो सकती है, सारी की सारी आपको मिलेगी नहीं, उससे कम मिलेगी, जो भी कोर्ट या उतनी मिल सकती है, वॉट एवर द कोर्ट डीम्स रीजनेबल, ओके। तो भाई उसने कहा कि आप 5 मिलियन असलान करने लगे प्रैक्टिस, अब केस चला गया उसके अंदर। तो उसने कहा बुरहान इज इंटाइटल टू सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन एज द कोर्ट कंसीडर रीजनेबल। 5 मिलियन से कम जो भी कोर्ट को मुनासिब लगता है उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये बात ज़रा हजम करनी है, हजम कर लें प्लीज़ प्लीज़, दोबारा बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अगर कोई सम, कोई अमाउंट फिक्स कर दी जाए, वो 2 तरह से हो सकती है। एक हो सकती है पेनल्टी, वो पेनल्टी कब कहलाएगी जब बहुत बड़ी अमाउंट है, और एक वैसे इतनी बड़ी नहीं है लेकिन वो भी फिक्स है। खैर जो भी, दोनों में सिचुएशन जो है ना उसका रिजल्ट एक ही है। रिजल्ट क्या है कि भाई दोनों सिचुएशंस में वो जो अमाउंट लिखी, चाहे पेनल्टी थी चाहे अदर पेनल्टी थी, वो मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है। वो मिनिमम अमाउंट नहीं है या कोई फिक्स नहीं है यही मिलनी है आपको, नहीं भाई, वो मैक्सिमम इतनी तक मिल सकती है, लेकिन कितनी मिलेगी वो कोर्ट डिसाइड करेगी, ओके। चलें, आजम कॉन्ट्रैक्ट विद बाबर टू पे 2 मिलियन
इफ ही फेल्स टू बाबर 1 मिलियन ऑन अ गिवन डे। अच्छा जी, उसने कहा कि फलां तारीख को जुमेरात को मैंने आपको 1 मिलियन देना है, अगर मैं ना दे सका तो मैं आपको 2 मिलियन दूंगा। ओके, द डबल अमाउंट इज डिसप्रपोर्शनेट टू द लाइकली एक्चुअल लॉस। देखो एक्चुअल लॉस इतना थोड़ी होगा, ठीक है, मतलब 1 मिलियन की जगह 2 मिलियन आप दे रहे हैं, वो कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट है। तो ये नहीं है गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये पेनल्टी कहलाएगा। तो अगर वो उसको गिवन डे पे 1 मिलियन नहीं दे पाता तो क्या ऑटोमेटिकली वो जाके मुझे 2 मिलियन दो, और अगला दे भी देगा, दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देता तो अदालत में बात जाएगी, कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई वो जो 2 मिलियन है उसमें से कितनी अमाउंट पे करनी है। ठीक है जी, एक्स्ट्रा 1 मिलियन से। ओके भाई, 26 आजम अंडरटेक्स टू रीपे बाबर अ लोन ऑफ 1 मिलियन बाई 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। 1 मिलियन का लोन है, उसने कहा 2-2 लाख करके मैं 5 बार दे दूंगा, विद द स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द होल शैल बिकम ड्यू। हाँ, ये बात जरा समझे। उसने कहा भाई 1 मिलियन आपने मुझे देना है 5 इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन अगर आप कोई भी एक इंस्टॉलमेंट नहीं देते, मैंने फौरन के फौरन सारे के सारे पैसे लेने। देखो कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले रहा, वो एक्स्ट्रा नहीं ले रहा। पेनल्टी इसको कैसे कैसे पेनल्टी वगैरह तो तब होती है जब आपको एक्स्ट्रा कुछ मिले। देखो उसने ऊपर वाली एग्जाम्पल में क्या कहा, मैंने 1 मिलियन आपको देना, अगर मैं 1 मिलियन ना दे सका मैं आपको 2 मिलियन दूंगा उसी फिर बाद में। इधर वो कहता है कि नहीं नहीं, टू शू कोई नहीं है भाई, मुझे बस वही मेरे असल वाले पैसे फौरन वापस कर दे। दिस इज नॉट पेनल्टी। ये समझ नहीं है बात, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, ठीक है भाई। उसने कहा दिस स्टिपुलेशन इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट मे बी इनफोर्स अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म। भाई वो निकलवा सकता है पैसे, कोई अदालत में जाने की जरूरत नहीं है कि अदालत कहे कि भाई मैक्सिमम अमाउंट है ये अभी पे करनी है। नहीं, कुछ भी नहीं है सर, उसने एक्स्ट्रा मांगा ही कुछ नहीं है, वो गरीब अपने ही पैसे मांग रहा है, उसको डर लग गया है कि आप उसे पे नहीं करोगे, और आपने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया हुआ था पहले हाँ मैं कर दूंगा फौरन ही अगर मैं डिफॉल्ट करके। दिस इज नॉट पेनल्टी, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझना है। कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें, पेपर में इस तरह घुमाने वाली जाहिर चीज आएगी, सीधी सीधी थोड़ी आनी। Azam borrows 1 million from Babar and gives him a bond of 2 million payable by 5 yearly installment of 400,000 with a stipulation that in default of payment of any installment the whole shall become due। ठीक, अब ये वाली जरा बात समझे, ये बात जरा समझ नहीं। उसने कहा कि आजम ने 1 मिलियन लिया बाबर से और उसको एक बॉन्ड दे दिया, पेएबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 400,000। 4 लाख रुपए वाली 5 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, लेकिन अगर भाई किसी में वो एक में डिफॉल्ट कर गया पे करने में, सारे के सारे आपको फौरन देने पड़ेंगे। अच्छा, आप ना ये बात थोड़ी सी ऊपर से अलग यहाँ पे हो रही है। ऊपर वाले पे क्या सिनेरियो था, अगर हम थोड़ा सा वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कॉन्सेप्ट समझना। ऊपर उसने क्या की, आजम अंडरटेक्स टू रीपे बाबर लोन ऑफ 1 मिलियन बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स विद द स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द होल शैल बिकम ड्यू। नीचे कहते हैं आजम बोरोज 1 मिलियन फ्रॉम बाबर एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड ऑफ 2 मिलियन पेएबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 400,000। बात जरा बड़े गौर से समझें, इसमें थोड़ा सा आपका फाइनेंस का नॉलेज भी होना चाहिए, जो कि आप मेरे ख्याल में पढ़ इतना तो हो गई। ऊपर वाले सिनेरियो में बात क्या हो रही है, उसने कहा कि सर आपने 1 मिलियन मैंने पे करना है आपको, ये नहीं बताया हुआ कि असल अमाउंट क्या थी, हमें नहीं पता कि असल अमाउंट क्या थी, 1 मिलियन क्यों पे करना है। हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे 1 मिलियन ही देना था, 5 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, बात फॉलो करनी है। नीचे हमें पता है कि असल अमाउंट क्या है, असल जो कर्जा लिया कितना लिया है 1 मिलियन का, वापस कितना करना है 2 मिलियन। असल लिया कितना है 1 मिलियन, वापस कितना करना है 2 मिलियन। तो ये जो ऊपर का 1 मिलियन हम दे रहे हैं वो क्या होगा, क्यों दे रहे होंगे हम, बताएं 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 जल्दी भाई, क्यों दे रहे होंगे, इंटरेस्ट की सूरत में दे रहे होंगे ना, हम बात समझ रहे हैं, इंटरेस्ट की सूरत में दे रहे होंगे। अच्छा, अब बड़े गौर से तहम्मुल से बात समझे। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है कि जी आपकी लायबिलिटी के ऊपर ओवर द टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ अक्रू होता है, साथ साथ आपने रिकॉर्ड करना होता है। मिसाल तौर पे मैं आपसे कर्जा लेता हूं और फॉर एग्जाम्पल जी 10% उसका पर एनम, मतलब साल का, बात समझ नहीं है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो भाई 10 लाख रुपया मैंने आपसे कर्जा लिया, साल बाद साल गुजरेगा तो मैं आपको 1 लाख रुपया देने का पाबंद हूं ना, क्योंकि भाई साल हो गया मैंने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए, बात कर रहे हैं फॉलो। लेकिन अगर एक महीना हुआ है तो भाई मैं आपको मतलब है कि आप मुझसे कहते हैं कि सर वो जरा इंटरेस्ट तो पे कर दे पूरे साल का, मैं क्या पाबंद हूँ आपको देने। मैंने कहना भाई अभी टाइम ही नहीं गुजरा, 1 साल गुजरेगा तो मैं दूंगा।
दूसरी तरफ बात समझे, दूसरी तरफ एक अमाउंट थी 10 लाख रुपया, उसमें इंटरेस्ट शामिल, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपने कहा कि सर अगर आप मुझे पे नहीं करेंगे मैं फौरन आपसे पैसे ले लूंगा, सारे के सारे ले लो भाई, आपके ही हैं, इंटरेस्ट शामिल ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन इंटरेस्ट जो कि अगले 5 सालों में मैंने आपको देना था, वो आप क्यों ले रहे हो भाई, अभी अभी तो टाइम ही नहीं गुजरा वो वाला। इसलिए ये नीचे वाली चीज पेनल्टी कहला रही है। बात आ रही है समझ? थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ ऐसे समझाने की। देखें, जब हमने कर्जा शर्जा लिया होता है फॉर, ये सिर्फ इस पॉइंट के लिए बात को बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। मिसाल के तौर पर जी आपने बैंक से ले लिया कर्जा, लेट से 1 मिलियन का, तो आप एक टेबल सा बनाते हैं उसका, आपने लिखा जी ओपनिंग बैलेंस इतना है, फिर आप यहां पे लिखते हो इंस्टॉलमेंट मैंने कितनी देनी है। लेट से बात हुई है कि ये आपने वापस करना है 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस है आपकी लाइबिलिटी। क्या आप लाइबिलिटी से मुराद क्या है कि आपने वापस करना है, क्या आपने लिया भी तो नहीं होगा। कर्जे की बात हो रही है, प्योर कर्जा, इंटरेस्ट बेस्ड कर्जे की बात हो रही है, तो क्या आपने लिया भी तो नहीं होगा। 10 लाख दिया है, 5 सालों में 10 लाख दे रहे हैं, तो बैंक का भाई मैं क्या इधर मतलब अल्लाह वास्ते काम तो नहीं मैं कर रहा है यहाँ पे, मेरा पर्पस तो यहाँ पे इंटरेस्ट कमाना है, ऐसे ही है। तो वो बात नहीं, इसका मतलब है कि इस अमाउंट के अंदर लेट से हम कहते हैं कि एक्चुअल लोन, एक्चुअल लोन है भाईजान फॉर एग्जांपल 7 लाख रुपए का, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर क्या है, इस एग्जांपल को ऐसे लेके चल पड़े तो मेरे हाल में ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा कि भाईजान आपका जो है एक्चुअल कर्जा आपने कितना लिया हुआ है 1 मिलियन का, या इस पर मैं टाइम लगा रहा हूं, उसको समझना है चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वापिस आपने क्या करना है, वापिस वो कहता है कि आपने करना है 2 मिलियन, वो गल आ रही है समझ। लिया 1 मिलियन था, वापस करना 2 मिलियन। इससे ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर लिया कोई बताया नहीं हुआ, तो हम अज्यूम क्या कर रहे थे कि भाई वो ही जो था अमाउंट थी, पता नहीं वो कर्जा था भी या नहीं था, हो सकता है गुड्स ली हो, क्रेडिटर वगैरह हो वो, ठीक है, तो वही आपने वापस करनी थी। यहां पर हम कह रहे हैं लिया आपने 1 मिलियन था, देना आपने 2 मिलियन है, तो भाई ये जो 1 मिलियन और 2 मिलियन का फर्क है 1 मिलियन, ये क्या चीज है, ये इंटरेस्ट है, सिंपल। अब ये जो इंस्टॉलमेंट है 4 लाख रुपए पर एनम पर ईयर, भाई ये 4 लाख वाली 5 इंस्टॉलमेंट्स आएंगी ना, तो फिर जाके आपको कितने पैसे बनेंगे, कितने भाई पैसे बनेंगे, फिर जाके 2 मिलियन बन जाएगा। ऐसे ही है, मतलब है कि 2 मिलियन जो पे करना है वो 4 लाख वाली 5 बार हम देंगे तो फिर होगा। अब हमने कहा कि भाई ये 2 मिलियन के अंदर तो फिर इंटरेस्ट भी शामिल है, तो इसका मतलब है कि हर ये 4 लाख वाली के अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है, ऐसे ही है सूद भी शामिल है। अब सूद आपको पता है कि टाइम गुजरने के साथ साथ अक्रू होता है, टाइम गुजरेगा, ये पहला साल गुजरा तो यहां पर इस इंस्टॉलमेंट के अंदर कुछ अमाउंट होगी प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल मतलब एक्चुअल जो कर्जा था 1 मिलियन उसमें से कुछ निकल रहा होगा, और कुछ आपकी क्या होगी भाईजान, क्या होगी आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट होगी। बात कर रहे हैं फॉलो, और ये पीछे बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। अब फॉर एग्जाम्पल जी ये जो 4 लाख की इंस्टॉलमेंट है, लेट से इसमें से 1.5 लाख रुपया आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, 2.5 लाख रुपया आपको क्या है इंटरेस्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह आपको आती है इसकी। तो भाई ये क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, हम ये वाली उसमें से ये निकलेगी तो हम पीछे लेट से बता सकते हैं कि ये पैसे रहेंगे, मिसाल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे स्टार्ट में आपका ये ज्यादा होगा, ये कम होगी ये चीज इंटरेस्ट। अच्छा, अब ये वाली मतलब जो भी बन गई अमाउंट, अब ये इधर आ जाएगी, ये रह गई है। अब इसके ऊपर आप टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएंगे, कुछ वो इंटरेस्ट को आप इंस्टॉलमेंट से लेस करेंगे तो कुछ प्रिंसिपल आएगा, फिर आप इस अमाउंट में से प्रिंसिपल की अमाउंट लेस करेंगे, यहाँ पे आएगा, तो इस तरह आगे चलता जाएगा सिलसिला। बात खैर करने का असल में मकसद है वो ये है कि भाईजान ये जो 4 लाख रुपए आपने दे रहे हो ना, इसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है। तो अब ये वाली इंस्टॉलमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट शामिल है तो 5वें साल का इंटरेस्ट है, ये चौथे साल का, तीसरे साल का, मैं इधर ही डिफॉल्ट कर जाता हूं, जब मैं इधर डिफॉल्ट कर जाता हूं अगले सालों का इंटरेस्ट जहां तक अभी मैं लाइबल भी नहीं हुआ मैं क्यों पे करूं एडवांस में, तो अगर मैं कर रहा हूं तो दैट इज इन द वे ऑफ पेनल्टी। ये सिंपल बात है, और कि ये गल फॉलो है नहीं, क्योंकि ये एग्जाम्पल ऊपर नीचे है तो आप लोगों ने कंफ्यूज बड़ा होना, इसलिए इसको समझ लें कि भाई वो क्यों पेनल्टी कही जा रही है, क्योंकि इंटरेस्ट भाई साहब ओवर द पीरियड होता है, ठीक है, वो अभी पीरियड आया ही नहीं है, और उस पीरियड का आप इंटरेस्ट अभी अगर मेरे से डिमांड कर रहे हैं तो ये क्या है, हाँ आप एक्चुअल अमाउंट अपनी डिमांड करें वो आपको मैं दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें देखो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर
आज भी 10 लाख देना है, कल भी 10 लाख ही देना है, साल भर भी 10 लाख ही अगर मैंने देना है तो उसमें इंटरेस्ट ही शामिल नहीं है, तो वो तो सही है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट वाली अमाउंट जो मैंने अभी अक्रू ही नहीं किया, ठीक है, वो आप अभी से लेंगे तो वो पेनल्टी कहलाएगी सर, और वो आपको मैक्सिमम वो अमाउंट है वो सारी की सारी मिलना जरूरी नहीं है, कोर्ट जो भी सोचेगी वो मिलेगी, ठीक है। चल अच्छा, इंक्रीज इंटरेस्ट देख लें। वैसे एग्जाम्पल 28 देख लें, इसमें आसिफ वाली, उसने कहा कि हमेशा अमाउंट ही नहीं होती, क्वांटिटी भी हो सकती है। जैसे उसने कहा कि आसिफ ओज मनी टू बशीर, आसिफ ने बशीर के पैसे देने थे, अंडरटेक्स टू रीपे हिम बाय डिलीवरिंग टू हिम 10 टन ऑफ ग्रेन ऑन अ सर्टेन डे। उसने कहा कि भाई पैसे तो नहीं है, मैं गंदम आपको 10 टन दे दूंगा, और अगर मैं ना दे सका उस डेट पे तो मैं 20 टन दूंगा गंदम। मतलब पैसे नहीं है वहां पे, लेकिन गंदम है, चीज है, तो भाई वो भी वो कहता है कि क्योंकि असल में 10 टन देनी थी, नहीं दे पाओगे तो 20 टन देनी है, तो ये बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है, ये क्या है आपकी पेनल्टी है, तो मैक्सिमम है ये। जरूरी नहीं है कि अब वो 20 टन ही लेगा, कोर्ट को जो लगता है, कोर्ट हो सकता है कि 15 टन दे दो, 16 टन दे दो, 11 टन दे दो, ठीक है, कुछ भी ना दो, कोर्ट कुछ भी जीरो भी कर सकती है इसको। इंटरेस्ट रेट वाली देख लेती। आजम गिव्स बाबर अ बॉन्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ 1 मिलियन विद इंटरेस्ट एट 12%। उसने 12% इंटरेस्ट आप करना एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स विद स्टिपुलेशन दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर आप डिफॉल्ट कर गए, इंटरेस्ट शैल बी पेएबल एट द रेट ऑफ 75%। तो ठीक है कि इतना ज्यादा। उसने कहा कि भाई आपने वैसे 12% इंटरेस्ट रेट पे मतलब मुझे इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट करके कोई इंस्टॉलमेंट पे करने में, तो फिर भाई 12% नहीं होगा, फिर होगा 75%। ऑब्वियसली मतलब तुक्की नहीं बन रही कोई, तो पेनल्टी है, ठीक है, गलत नहीं है, पार्टी एग्रीड है तो पेनल्टी है। उसने जाहिर है अपने आप, देखो पेनल्टी का हमने देखा ना कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि अगले बंदे को ये बावर करवाना है, ताकीद करना है कि भाई इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना तुम्हारा, अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं इतना बड़ा अमाउंट आपसे ले सकता हूँ, ठीक है, ताकि वो बंदा थोड़ा सीरियस होकर काम करे। चलें जी, ये था जी हमारा पेनल्टी भी एंड हो गया, और चैप्टर 9 भी इसी के साथ एंड हो गया। कल इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर एक ही हमारा चैप्टर रहेगा कि अपना एजेंसी का, ठीक है जी। चलो मिलते हैं फिर कल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।